हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोर लर्निंग। तो आज हम लोग अपने वीडियो में करेंगे जुडिशियल फ्रेमवर्क। इसको हम लोग कंप्लीट जानेंगे किस तरह से हमारा जुडिक्शन काम करता है और ये किस तरह से फ्रेम किया हुआ है। काफ़ी दिन से हम लोग पढ़ रहे हैं कि हमारा जो जुडिशियल है वो इंटीग्रेटेड है, ना कि इसमें डिवीजन ऑफ पावर है। जब जब हम लोग फेडरल कंट्री की बात की है तब हम लोग ये बोले हैं कि जुडिशियल जो है हमारा वो इंटीग्रेटेड है, इसमें डिवीजन ऑफ पावर नहीं है। तो आज हम लोग इसी बात को जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात यह है कि हमारा जो जुडिक्शन है वो कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 5 में दिया हुआ है, जिसमें द यूनियन है, ठीक है। और ये आर्टिकल 124 से लेके 147 तक है। इसमें सारे फंक्शन, अपॉइंटमेंट, ट्रांसफ़र, रिमूवल सब दिया हुआ है आर्टिकल 124 से लेके 147 तक। अब बात करते हैं कि स्ट्रक्चर क्या है। तो अगर स्ट्रक्चर देखते हैं आप अपने जुडिशियल सिस्टम का, तो इसमें कहीं भी आपको किसी भी लेवल पे डिवीजन ऑफ पावर नहीं दिख रहा, इसमें इंटीग्रेटेड दिख रहा। मतलब कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ऊपर है सब ऑर्डिनेट कोर्ट, और इसके ऊपर है हाई कोर्ट, और उसके ऊपर है सुप्रीम कोर्ट। तो इसको कहते हैं इंटीग्रेटेड सिस्टम, ठीक है। तो हमारे सुप्रीम कोर्ट के नीचे हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट के नीचे सब ऑर्डिनेट है, और उसके नीचे आता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या लोअर कोर्ट। तो ये हो गया इंटीग्रेटेड स्ट्रक्चर। अब हम लोग देख लेते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में क्या अंतर है, इसके अपॉइंटमेंट्स कैसे होते हैं, क्या क्या कंपोजिशंस क्या है, इसके पावर्स क्या है। तो दोनों को साथ लेके चलेंगे जिससे अच्छे से याद भी हो सकेगा हम लोगों को। इधर सुप्रीम कोर्ट है, इधर हाई कोर्ट है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कंपोजिशन की। तो अगर हम लोग सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो इसमें टोटल जज होते हैं 34, जिसमें एक होते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और बाकी 33 होते हैं अदर जज। हाई कोर्ट की अगर बात करते हैं तो हाई कोर्ट में देखिए एक सिर्फ चीफ जस्टिस होते हैं, बाकी जो नंबर्स हैं जज के वो डिपेंड करता है हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के ऊपर कि कितना वो रखना चाहते हैं किसी भी केस में, या हाई कोर्ट में ज़रूरत के हिसाब से हमारे प्रेसिडेंट साहब वहाँ पे जजेस को अपॉइंट करते हैं, ठीक है। इसके लिए कोई नंबर मेंशन नहीं किया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के लिए किया हुआ है। अमेंडमेंट होकर 34 कर दिया गया है, जिसमें एक चीफ जस्टिस होंगे, बाकी 33 अदर जज हैं। अब बात करते हैं इनके अपॉइंटमेंट की। तो सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस होते हैं इसमें दो टाइप के जज हैं, एक तो होते हैं हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, दूसरे जो नॉर्मल जज होते हैं। तो दोनों के लिए अलग अलग है। पहला देखेंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के लिए। तो अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंट करना है तो प्रेसिडेंट साहब कंसल्ट करते हैं पहले अदर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट एज ही डीम नेसेसरी। मतलब कि अगर उनको ज़रूरत लगा तो ही वो कंसल्ट करेंगे अदर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के साथ, वरना वो सुपेरिटी देखते हैं कि कोर्ट में सबसे सीनियर मोस्ट जज कौन है, उसको बनाते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये इसलिए किया गया ताकि कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो जाए, ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस में कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो, इसलिए ये प्रोसेस को रखा गया कि जो सबसे सीनियर मोस्ट होगा उसको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया जाएगा। और अगर हम हाई कोर्ट की बात करें तो इसमें अपॉइंटमेंट कैसे होता है। तो हाई कोर्ट के जो जज होते हैं, चीफ जस्टिस होते हैं, उनको अपॉइंट करते हैं हमारे प्रेसिडेंट साहब, ठीक है। और ये कैसे करते हैं, प्रेसिडेंट कंसल्ट विथ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड गवर्नर ऑफ द स्टेट। अब सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंट करना था, तो उनसे बड़ा कोई है नहीं कोर्ट में जिससे पूछा जा सके, इसीलिए वो हाई कोर्ट के जजेस से और सुप्रीम कोर्ट के जजेस से पूछते हैं अगर ज़रूरत पड़ा तो, वरना सीनियर जो होता है उसको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना देते हैं। लेकिन अगर हम हाई कोर्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे हाई कोर्ट के जज से बड़ा होता है ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इसलिए उससे पूछा जाता है। प्लस जिस स्टेट के हाई कोर्ट का जज आपको चुनना होता है प्रेसिडेंट साहब को, वहाँ के गवर्नर से वो कंसल्ट करते हैं। इतना बात आपको बस यहाँ पे याद रखना है कि हाई कोर्ट के लिए जज के लिए गवर्नर प्लस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कंसल्ट करते हैं, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के लिए हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जज से करते हैं ज़रूरत पड़ी तो। अब बात करते हैं हम लोग नॉर्मल जज की, कि नॉर्मल जज को कैसे अपॉइंट किया जाता है। तो अगर सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो वहाँ पे अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट बट कंसल्ट विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज ऑब्लिगेटरी। मतलब कि जो नॉर्मल जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट में, उनके अपॉइंटमेंट के लिए प्रेसिडेंट साहब को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से पूछना अनिवार्य है, उनसे पूछना ही पड़ेगा, बिना पूछे वो नहीं कर सकते किसी भी जज को अपॉइंट। और अगर हाई कोर्ट की बात करें तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से पूछते हैं, गवर्नर से पूछते हैं, और साथ ही चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट से पूछते हैं, जिस भी स्टेट के वो हाई कोर्ट में जज को अपॉइंट करना है, इन 3 लोगों से पूछते हैं। अब बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। तो अगर सुप्रीम कोर्ट के जजेस की क्वालिफिकेशन देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है शुड बी द सिटीजन ऑफ इंडिया, इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, और हाई कोर्ट में भी सिटीजन ऑफ इंडिया यानी कि
वहाँ पे भी ज़रूरत है कि सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। अगर सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो इसमें लिखा हुआ है कि हैव बीन ए जज ऑफ हाई कोर्ट फॉर 5 ईयर्स, 5 साल तक के लिए उनको हाई कोर्ट का जज होना पड़ेगा, या फिर शुड बी एन एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट फॉर 10 ईयर्स, या तो 10 साल तक वो वकील रहें किसी हाई कोर्ट में, या तो 5 साल तक किसी हाई कोर्ट के जज रहें। लेकिन अगर हम हाई कोर्ट की बात करें तो वहाँ बस एक कंडीशन है कि शुड हैव बीन एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट फॉर 10 ईयर, क्योंकि वहाँ तो कोई जज का सिस्टम ही नहीं कि 5 साल तक किसी हाई कोर्ट का जज बनेगा तब हाई कोर्ट का जज बनाया जाएगा, ऐसा तो बना नहीं सकते उसको। तो 10 साल तक अगर वो एडवोकेट है तो उनको हाई कोर्ट का जज बना दिया जाएगा, और अगर 10 साल तक एडवोकेट हैं तो उनको सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया जा सकता है, या फिर 5 साल तक के लिए उनको किसी भी हाई कोर्ट में जज होना पड़ेगा, तब उनको सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया जा सकता है। अब एक चीज़ यहाँ पे नोटिस करने वाला ये है कि इसमें देखिए रेड कलर से लिखा हुआ है नोट, मतलब कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा वो कोई मिनिमम एज प्रिस्क्राइब नहीं किया है किसी भी जज के लिए, ठीक है, ना हाई कोर्ट में ना सुप्रीम कोर्ट में। तो अगर कहीं भी ऑप्शन में आ जाता है कि जज के लिए कोई अगर ऑप्शन दिया हुआ है कि इतना एज या इतना एज होना चाहिए, तो वो आंसर नहीं होगा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी एज मेंशन नहीं किया हुआ है किसी भी जज के लिए, ना कि वो सुप्रीम कोर्ट हो या फिर हाई कोर्ट हो, ठीक है। कब तक होगा, कब तक वो जज रहेंगे इसके लिए है, लेकिन कितना उम्र चाहिए जज बनने के लिए ये नहीं दिया हुआ है। तो अब बात करते हैं हम लोग टेन्योर की, कब तक कोई जज रह सकता है। तो अगर सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट में अनटिल ही अटेन द एज ऑफ 65, जब तक वो 65 साल के ना हो जाए तब तक वो जज बन सकते हैं, ठीक है। और वो कैसे छोड़ सकते हैं अपना ऑफिस, और 65 साल के हो जाएंगे तब उनको ऑफिस छोड़ना पड़ जाएगा, और ही कैन रिजाइन हिज ऑफिस बाय राइटिंग टू प्रेसिडेंट, ये अपना रेजिग्नेशन प्रेसिडेंट को दे सकते हैं, या फिर ही कैन बी रिमूव फ्रॉम द ऑफिस बाय द प्रेसिडेंट ऑन रिकमेंडेशन ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के रिकमेंडेशन पे इनको हटाया जा सकता है, या फिर वो खुद रिजाइन दे दें प्रेसिडेंट साहब को, या फिर वो 65 साल के हो जाएं। इन तीनों कंडीशन में ही उनको अपना ऑफिस छोड़ना होता है। वहीं अगर हम हाई कोर्ट की बात करें तो हाई कोर्ट के जज का जो एज है वो है 62, 62 साल की उम्र में इनको अपना रिटायरमेंट दे दिया जाता है, या फिर कैन बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस बाय द प्रेसिडेंट ऑन रिकमेंडेशन ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के रिकमेंडेशन पे इनको हटाया जा सकता है। अब वो एक लंबा प्रोसेस है पार्लियामेंट में कैसे हटाया जाता है, कैसे क्या क्या ग्राउंड है जिस ग्राउंड पे इनको हटाया जा सकता है। बिल पास होता है, राज्यसभा में है तो 50 लोगों की ज़रूरत होती है बिल पास करने में सपोर्ट के लिए, लोकसभा का है तो लोकसभा में 100 मेंबर की ज़रूरत होती है। उसके बाद वो चेयरमैन या फिर स्पीकर के पास जाएगा, फिर वो चाहेंगे तो उसको एक्सेप्ट करेंगे या फिर उसको डिनाई कर देंगे। अगर एक्सेप्ट करते हैं तो फिर एक कमेटी बनती है जजेस की, उसके बाद वो कमेटी उस पर सर्वे करती है। बहुत लंबा प्रोसेस है ये, वो अभी जानने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। अभी आप लोग बस इतना जानिए कि हाई कोर्ट पे 62 साल, सुप्रीम कोर्ट में 65 साल इतना रहता है, या फिर वो अपना रिजाइन प्रेसिडेंट को दे दें या फिर उनको पार्लियामेंट से हटा दिया जाए। तो इतना ही ग्राउंड है जिसपे से इनको हटाया जा सकता है। इसके बाद बात करते हैं हम लोग ज्यूरिडिक्शन पावर की, कि क्या क्या पावर है सुप्रीम कोर्ट के पास और क्या क्या पावर है हाई कोर्ट के पास। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट के पास कौन कौन से ज्यूरिडिक्शन है, तो उसमें पहला आता है ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन यानी ओरिजिनल पावर। अभी क्या है ये सब बताएंगे, अभी आप लोगों को पहले देख लीजिए क्या क्या है ना। ओरिजिनल हो गया, रिट ज्यूरिडिक्शन हो गया, उसके बाद हो गया एपिलेट, एडवाइजरी, और एक होता है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। ये 5 ज्यूरिडिक्शन पावर होते हैं सुप्रीम कोर्ट के पास। अब बात करते हैं कि ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन क्या होता है। तो अगर बात करें ओरिजिनल की तो इसका मतलब ये होता है कि पावर टू हियर इन फर्स्ट इंस्टेंट, यानी कि अच्छा ये जो ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन है ये हाई कोर्ट के पास भी है और सुप्रीम कोर्ट के पास भी है। तो बस ये क्वालिटी बता रहे क्या होता है ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन। इसमें ये होता है कि कोई भी अगर ऐसा डिस्प्यूट है किसी का भी, तो वो डायरेक्ट पावर है सुप्रीम कोर्ट के पास कि वो डायरेक्ट उसको फर्स्ट इंस्टेंट में सुन ले, ना कि अपील होके, ना कि जब पहले सुप्रीम कोर्ट में गया फिर हाई कोर्ट में, या इसमें पहले हाई कोर्ट में गया फिर सुप्रीम कोर्ट में आएगा, ऐसा नहीं है। डायरेक्ट वो सुप्रीम कोर्ट सुन सकता है। लेकिन इस कंडीशन में सब लोग नहीं जा सकते सुप्रीम कोर्ट में, कुछ उसमें क्राइटेरिया है कौन कौन लोग जा सकते हैं डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में। भी हमारा आपसी झगड़ा हो जाए तो हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते, पहले हम हाई कोर्ट में जाएंगे, वहाँ से फिर हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। तो ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन का जो पावर है वो कौन कौन लेके जा सकता है वहाँ तक, तो कौन कौन से कंडीशन में होता है। तो वो देखिए, अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाए बिटवीन सेंटर और स्टेट के बीच में तो ये सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट सुनेगा, और अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाए बिटवीन सेंटर और 2 मोर स्टेट में तो उसको सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट सुनेगा, या फिर 2 स्टेट के बीच में कोई डिस्प्यूट हो जाए तो उसको सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट सुनता है। ठीक है, वहाँ आप डायरेक्ट जा सकते हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ और याद रखिए कि अगर कोई इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट चलता है, जैसे बहुत जगह चल रहा है,
तो इस चीज़ के लिए डायरेक्ट हम सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते। फिर आता है रिट ज्यूरिडिक्शन, जो कि आर्टिकल 32 में हम लोग पढ़े थे जब हम लोग पढ़े थे अपना ये फंडामेंटल राइट्स पढ़े थे। तो उसमें ये हम लोग पढ़े थे कि सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि वो रिट जारी कर सकता है अगर किसी का फंडामेंटल राइट हार्म होता है तो। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान दीजिए कि ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन में बस ये सब कंडीशन दिया हुआ था कि कौन कौन लोग डायरेक्ट जा सकते हैं, लेकिन जब बात होती है फंडामेंटल राइट्स की तो हमको सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से ये ऑर्डर है कि इस चीज़ के लिए हम लोग डायरेक्ट जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। बस रिट ज्यूरिडिक्शन में ही ये एक्सेप्शन है कि हम लोग फंडामेंटल राइट्स के लिए डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। और एक बात कि सुप्रीम कोर्ट के पास रिट जो ज्यूरिडिक्शन है वो हाई कोर्ट से बहुत कम है। दूसरा है एपिलिएट ज्यूरिडिक्शन। एपिलिएट का मतलब कि अपील किया हुआ भी ये केस ले सकता है हमारा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से आने वाला जो अपील करके आते हैं उसको भी ले सकता है। फिर है एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन का मतलब ये होता है कि सुप्रीम जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो सुप्रीम कोर्ट या फिर प्रेसिडेंट को ये ऑथराइज़ कर रखा है कि आप सुप्रीम कोर्ट से किसी भी चीज़ पे अपना ओपिनियन ले सकते हैं। तो किसी किसी कंडीशन में ये है कि सुप्रीम कोर्ट चाहे तो उनको अपना ओपिनियन ना दे, लेकिन कुछ कुछ कंडीशन ऐसा है कि सुप्रीम कोर्ट को ओपिनियन देना ही पड़ेगा अगर प्रेसिडेंट साहब कुछ पूछते हैं तो। उसके बाद है एक कोर्ट रिकॉर्ड, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट के जो ऑर्डर्स होते हैं, जजमेंट्स होता है, उसका रिकॉर्ड रखा जाता है एज ए मेमोरी और टेस्टिमोनी, ठीक है, ताकि इसको कहीं पे भी दिखाया जा सके। तो ये सारे पावर होते हैं सुप्रीम कोर्ट के पास। अगर वहीं हम बात करें हाई कोर्ट के पास, तो हाई कोर्ट के पास एक पावर कम है, बाकी सारे पावर हैं, जिसमें इसमें कौन कौन से देखिए, इसमें ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन है जो भी ऊपर देखिए हम लोग, रिट है, एपिलिएट है और सुपरवाइजरी, यानी कि जो लोअर कोर्ट्स होते हैं या फिर सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं उनके सुपरवाइजरी का इसके पास पावर होता है। रिट पावर इसके पास सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा होता है और ये लीगल एक्शन ले सकता है। रिट के अलावा भी कुछ और अगर एक्शन लेना है तो उसको ले सकता है ये, लेकिन सुप्रीम कोर्ट वो नहीं ले सकता है। इसके पास बस कौन सा पावर नहीं है, तो इसके पास जो एडवाइजरी पावर है वो इसके पास नहीं है। बाकी सारे इसके पास भी वही पावर है जो सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है, बस इसके पास रिट के मामले में इसके पास पावर ज़्यादा है। बाकी इसके पास सुपरवाइजरी यानी कि लोअर कोर्ट को ही सुपरवाइज कर सकता है। तो इतना था हमारा जुडिशियल फ्रेमवर्क। हम लोग देख लिए इसमें कि किस तरह से जजेस को अपॉइंट किया जाता है, कौन से आर्टिकल में है, कौन से पार्ट में है, और पावर देख ली सबका। ज़्यादातर उसमें जो रिट वाला पावर है सबसे ज़्यादा हाई कोर्ट के पास है, सुप्रीम कोर्ट के पास कम है। किस तरह से अपॉइंट किया जाता है जजेस को, कितने जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, इन सब चीज़ों को याद कीजिए। जो फैक्ट वाला चीज़ है इसमें उसको याद रखिएगा। बाकी फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। थैंक यू।